नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं न्यूज 18 छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य चर्चा में, जहां आज हम बात करेंगे कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ का हेल्थ केयर सिस्टम कितना तैयार है, छत्तीसगढ़ में मेडिकल फैसिलिटीज की क्या स्थिति है और उसे बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही चर्चा के जरिए स्वास्थ्य और चिकित्सा से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव और जानकारी भी हासिल करेंगे। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य चर्चा में बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं MBBD MD एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर संजय गोयल। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय गोयल जी। थैंक यू मैडम। डॉक्टर साहब, कोविड-19 की दूसरी लहर में संक्रमण के नए केस जरूर कम हुए हैं, लेकिन क्या हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं? तैयारियों और प्लानिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैडम देखिए, ऐसा है कि पहली और दूसरी लहर के बाद जो भी हमारे अनुभव रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर में ये लहर किस तरह से आने वाली है, इसके बारे में कहना तो बहुत ही कठिन प्रश्न होगा। लेकिन 3-4 बातें हैं जिसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। पहली तो ये है कि अगर ये लहर आती है तो हमें किस तरह की तैयारियाँ करनी है और कौन कौन सी चीज़ें हमारे हाथ में हैं जिसकी तैयारियाँ हम कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे बस में नहीं रहने वाली है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके हिसाब से तैयार करना होगा। कॉम्प्रिहेंसिव जो नियोनेटल और पीडियाट्रिक एज ग्रुप है उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ का ट्रेनिंग और पीडियाट्रिशियन को उस तरह से रेडी करना होगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें इम्यूनिटी जो बूस्ट करवाना है हमें, वो वैक्सीनेशन वाले पार्ट में देखना पड़ेगा हमें। तो जो पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन अभी वैक्सीनेशन से वंचित है, उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के जल्दी से जल्दी जो पॉपुलेशन बच गई है उसको वैक्सीनेट करने का बहुत 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 ज़रूरी है हमारे लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है मैडम वायरल फैक्टर। जैसा कि हमने दूसरी लहर में देखा कि वायरस की जो लीथल पावर था वो बहुत ज़्यादा था, जिसका कि कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। तो थर्ड लहर में भी जो वायरस का म्यूटेंट वेरिएंट जो आएगा, उसकी म्यूटेशन के बाद उसकी जो मारक क्षमता है, वायरलेंस है, वो कैसे रहता है उस पर डिपेंड करेगा इसका आउटकम। तो हमारे हाथ में तैयारियां करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, स्टाफ को ट्रेनिंग करना है और वैक्सीनेशन कराना है। अगर ये हम अच्छे से कर पाए तो तीसरी लहर में हम बेटर कर पाएंगे। डॉक्टर संजय गोयल, आपने भिलाई में स्पर्श हॉस्पिटल की स्थापना की, इसके पीछे आपका विजन और मिशन क्या था और स्पर्श हॉस्पिटल का अब तक का सफर कैसा रहा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैडम, हम लोग भिलाई में ही पैदा हुए और सभी मेहनत करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुए। तो कहीं ना कहीं हमारा सपना था कि हम अपने क्षेत्र में कुछ मेडिकल के फील्ड में एक अच्छा काम कर पाएँ, और हमारे माता पिता का भी ये सपना था कि हम इसी क्षेत्र में रह के लोगों की सेवा करें। तो हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी जहाँ पे हम प्रोटोकॉल बेस्ड, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉस्ट इफ़ेक्टिव और गाइडेंस के हिसाब से ट्रीटमेंट जो पेशेंट को मिलना चाहिए, वो एक ऐसा स्थान हम बना पाएँ जहाँ पे हम अपने हिसाब से पेशेंट की सेवा कर सकें। तो भिलाई में पले बड़े लोगों का समूह हमने इकट्ठा किया, डॉक्टर्स का समूह हमने इकट्ठा किया और एक ऐसे स्ट्रक्चर की स्थापना की जहाँ पे हम अपने मन मुताबिक काम कर सके और इमरजेंसी में एटलीस्ट पेशेंट को ना सफ़र ना करना पड़े, पैसे के लिए कम से कम उसका काम ना रुके। और इसी परिकल्पना को लेके जो स्ट्रक्चर की स्पर्श हॉस्पिटल की शुरुआत की थी, और आप सबके आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से हमें बहुत आशीर्वाद मिला है। और ये मिशन अभी एक कहना चाहिए कि ये बचपने में ही है, अभी हमें बहुत आगे काम करना है। आप सबका सहयोग रहेगा तो हम इस क्षेत्र में और बेहतर कर पाएंगे। क्रिटिकल केयर, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी के लिए स्पर्श हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम और विश्वसनीय हॉस्पिटल है। भविष्य में आप कौन सी नई मेडिकल यूनिट लाने की तैयारी में हैं? पहले तो आपको धन्यवाद दे दूं मैडम, आपने सर्वोत्तम शब्द का उपयोग हमारे हॉस्पिटल के लिए किया। मुझे लगता है मैडम, बीइंग ए मेडिकल पर्सनल, कि दुनिया में सर्वोत्तम कुछ नहीं होता है। हमेशा आपके पास स्कोप रहता है कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए। डेफिनेटली आपने मेरे विज़न की बात की, मिशन की बात की। तो चूँकि कोविड में और डेंगू में भी हमने इतना अच्छा काम किया कि बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारी कई लेवल पे बातचीत भी चल रही है। और हमारा सपना है मैडम कि जिस तरह से भिलाई एक एजुकेशनल हब है, मेडिकल के क्षेत्र में भी यहाँ पे एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाए, एक ऐसा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया जाए कि लोग यहाँ पे आके बाहर से ट्रीटमेंट ले सकें।
डॉक्टर संजय गोयल, चलते चलते हमें ये बताइए कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं और खास तौर पर मानसिक स्वास्थ्य को किस तरीके से बेहतर बनाएं। ये इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका है और साइंटिफिक तरीका जो आज की डेट में इस डिजीज़ के लिए हमारे पास अवेलेबल है वो है वैक्सीनेशन। हमने देखा कि पहली लहर के बाद जब ये डिजीज़ कंट्रोल हो रही थी तो लोगों में वैक्सीनेशन का उतना उत्साह नहीं था, सेंटर खाली थे, लोग इतना पॉजिटिव होकर वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे थे। लेकिन दूसरी लहर में हमारा अनुभव रहा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके थे उनमें डिजीज़ का सीवियरिटी डेफिनेटली बहुत कम था और मॉर्टेलिटी भी बहुत कम था। हाँ, लोगों के मन में भ्रांतियाँ थी कि वैक्सीनेशन के कारण कहीं तो डिजीज़ तो नहीं हो रहा है। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि वैक्सीनेशन से कभी भी वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है और लोगों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन करके इस मिशन को सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, हर्ड इम्यूनिटी दो ही तरीके से आ सकती है, या तो वायरस का इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में या फिर आपको वैक्सीनेशन मिल जाए। डॉक्टर संजय गोयल जी, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर आपने छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हेल्थ केयर फैसिलिटीज और तैयारियों के बारे में इतनी खास जानकारी और उपयोगी सुझाव दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। कोविड-19 की संभावित थर्ड वेव का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? बच्चों को सुरक्षित रखने और उनके बेहतर मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? ऐसे तमाम जरूरी बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं MBBS MD FNNF और स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट डॉक्टर संदीप थूटे। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संदीप थूटे जी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के बारे में यह आशंका जताई जा रही है कि यह बच्चों को प्रभावित करेगी, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जैसे कि हमने पिछली 2 लहरों में देखा है, फर्स्ट लहर जो थी उसमें मैक्सिमम ओल्डर एज ग्रुप के पेशेंट्स इन्वॉल्व हुए थे या जिन्हें पहले कुछ बीमारी थी वो ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। सेकेंड वेव में यंगर पेशेंट्स या जिन्हें कुछ बीमारियां नहीं हैं उनमें भी इसका असर देखा गया था। तो अगर आगे चल के अगर हमने अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर कंटिन्यू नहीं किया तो डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है कि थर्ड वेव आ सकती है और इस वेव में जो नॉन इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल्स रहेंगे वो अफेक्ट हो सकते हैं और डेफिनेटली बच्चे भी इसका एक पार्ट रह सकते हैं। कुछ बच्चों में अर्ली स्टेज में निमोनिया देखने मिलता है और कुछ बच्चों में लगभग 2 वीक्स के पश्चात एक कंडीशन देखने मिलता है जिसमें बॉडी रेस्पॉन्स करती है, जिसको MIS बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में बच्चों को ICU में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन कंडीशंस में भी अगर सही समय पर उसका डायग्नोसिस होता है और सही समय पर इलाज होता है तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा रहता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने थर्ड वेव की जो बातें चल रही है उसके बारे में बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है, लेकिन इसके साथ ही अलर्ट रहना है और उसके लिए पूरी तैयारी करके रखना ज़रूरी है। डॉक्टर संदीप जी, आमतौर पर बच्चे अपनी तकलीफ या लक्षण स्पष्ट रूप से बता नहीं पाते, इसलिए कभी कभी सही समय पर हमें बीमारी के बारे में पता नहीं चल पाता है। ऐसे हालातों में कैसे बचा जा सकता है? जैसे मैंने अभी बताया, पेरेंट्स का इसमें इंटीग्रल रोल है कि माइनर सिम्टम्स में उन्होंने अपने चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और अर्ली मेडिकल इंटरवेंशन सीख करना चाहिए और एज ए डॉक्टर्स भी हम लोगों ने हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना है और जो बच्चे घर पर इलाज कर रहे हैं, जो पेरेंट्स बच्चों को डॉक्टर की निगरानी में घर पर रखे हुए हैं, उनमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार प्रॉपर मॉनिटरिंग रखें। उसका जो प्रॉपर रिकॉर्ड है बच्चे का, तापमान का, ऑक्सीजन लेवल का, हृदय की गति का, ये सब मेंटेन करें और इसके अलावा जो बच्चों को बाकी कुछ बीमारियां हैं इसके अलावा उनमें खास करके ज़्यादा केयरफुल रहना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, चूंकि कोविड-19 का संक्रमण ब्रीदिंग को प्रभावित कर सकता है, ऐसे में जिन बच्चों को अस्थमा है उन पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ सकता है? अभी तक की जो स्टडीज़ है उसको देखें तो बहुत बार ऐसा नहीं देखने मिला है कि कोरोना वायरस जो इन्फेक्शन है उसके साथ में अस्थमा की सीवियरिटी बढ़ती है, ऐसा कुछ देखने नहीं मिला है। इसीलिए जो रूटीन प्रिकॉशंस है वो नॉर्मल बच्चों के लिए और अस्थमा के बच्चों के लिए सेम है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि अस्थमा के बच्चों में कोविड इन्फेक्शन का रिस्क कम इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि उनके पेरेंट्स और वो ज़्यादा अवेयर रहते हैं, जो प्रिकॉशंस है ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। साथ ही बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जो स्टेरॉइड की दवाइयाँ हैं उस पर रहते हैं, उस वजह से भी हो सकता है इसका असर कम होता हो।
और तीसरी बात, जो कोविड वायरस के लिए, कोरोना वायरस को बॉडी में अटैच होने के लिए जो रिसेप्टर्स लगते हैं, जिसको ACE रिसेप्टर्स बोलते हैं, उनकी मात्रा अस्थमा पेशेंट्स में कंपैरेटिवली कम पाई जाती है। लेकिन फिर भी बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं और अस्थमा से पीड़ित जो बच्चे हैं, इन्होंने सेम प्रिकॉशंस फॉलो करना चाहिए और उतना ही अलर्ट एंड अवेक रहना चाहिए। डॉक्टर संदीप जी, आप एक अनुभवी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। बच्चों के बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे अनिवार्य चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि बच्चों का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो निर्भर करता है कि जो परिवार का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उसके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो अक्सर हम लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं कि 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना चाहिए, घर का भोजन लेना चाहिए और जंक फूड के हार्म्स के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य भी तभी ठीक रहेगा जब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस चीज़ के लिए अगर आप देखें तो बच्चे भी मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों में स्ट्रेस नहीं होता है, बच्चे भी स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन उन्हें अगर सही एटमॉस्फेयर, सही एनवायरनमेंट नहीं मिला तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो घर में एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए, बच्चों को पेंटिंग, क्राफ्ट्स या फिर नॉन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड गेम्स, ये सब में इन्वॉल्व किया जाए। बहुत बार बच्चे इस माध्यम से भी अपने एक्सप्रेशंस को बयान करते हैं। फिलहाल अब हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर संदीप थूटे जी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर आपने बच्चों पर कोविड-19 की संभावित थर्ड वेव के प्रभाव और सुरक्षा के बारे में उपयोगी जानकारी और सुझाव दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे एक नए मेहमान के साथ और बातचीत के इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य चर्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य चर्चा। छत्तीसगढ़ में बच्चों को कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से बचाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? कोविड-19 का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ा है और बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए उनका डाइट प्लान? ऐसे जरूरी बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं MBBS DCH और स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर AP सावंत। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य चर्चा कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर AP सावंत जी। मैडम नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि पूर्वानुमान है कि कोविड-19 की थर्ड वेव का खतरा बच्चों को है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस स्थिति से निपटने के लिए स्पर्श हॉस्पिटल कितना तैयार है? जी हाँ मैडम, सवाल एकदम सटीक है और आज के इस तारतम्य ही है, आज के माहौल में है, क्योंकि जहाँ तक थर्ड वेव की लोग बात कर रहे हैं कोविड से रिलेटेड या कोरोना से रिलेटेड, हम नहीं जानते कि इस वेव में कितने % बच्चे इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि फर्स्ट वेव में हमने देखा कि 5 से 7% ही इन्वॉल्व हुए थे बच्चे, और उसके बाद जब सेकेंड वेव आई तो बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट था या जो अफेक्शन था वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था। जहाँ तक स्पर्श अस्पताल का सवाल है, स्पर्श अस्पताल को काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है कोविड के केसेस को ठीक करने का। हम लोग लगभग 1-1.25 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इसमें हम लोग 1000 से ज़्यादा लोगों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, कुछ बच्चे ICU में भी एडमिट रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे पास जितने भी करीब 100 से ऊपर बेड्स हैं वो सारे बेड्स हमारे ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, तो हम जब ज़रूरत होती है सभी पेशेंट को हम एक साथ ऑक्सीजन देने की क्षमता है। परंतु यदि केसेस बढ़ेंगे तो हम इन बेड्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। कोविड-19 के इस दौर में बच्चों का स्कूल जाना, आउटडोर गेम्स खेलना सब बंद है। ऐसे में उनका ज्यादातर ध्यान मोबाइल पर है। घर पर रहने से पेरेंट्स पर भी चिड़चिड़ेपन का असर है। इससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ रहा है? मैडम, ये कोरोना के कारण क्या हुआ कि सारी चीज़ें लॉकडाउन हो गई, सब स्कूल्स बंद हो गए, सारे बंद हो गए। अब बच्चों के पास एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ जब ख़त्म हो गई तो निश्चित रूप से वो बच्चे बहुत ज़्यादा कहीं उनका सोशल सर्किल जो था वो ख़त्म हो गया। तो वो बच्चे या तो अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या टीवी से ही ज़्यादातर कनेक्ट हो गए। ये बोला जाए कि उनकी सारी एक्टिविटीज़ यहीं तक सीमित हो गई, या ये कहें कि वो मजबूरीवश इन सारी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करने लगे।
जहाँ तक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का सवाल है, उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से 2 साल से कम बच्चों को तो ये सारी चीज़ें मोबाइल या बाकी चीज़ें सोशल मीडिया का यूज़ करने के लिए नहीं देना चाहिए। 2 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे हैं तो 1 घंटे या 1.5 घंटे तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर उससे बड़े हैं तो डेफिनेटली वो क्योंकि अब बच्चों के जितने भी स्कूल्स हैं और सारी चीज़ें हैं, जो स्टडीज़ हैं, पढ़ाई लिखाई है, वो सब इसी लैपटॉप या इंटरनेट पर ही आधारित है। तो जितना ज़रूरी है उतना इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं। डेफिनेटली लर्निंग के लिए या सोशल इंटरेक्शंस के लिए या अपने डेवलपमेंट के लिए बच्चों को इंटरनेट, आजकल मोबाइल में भी इंटरनेट अवेलेबल होता है, उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पर अगर एक्सेस यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसका बहुत नुकसान होगा उनके शारीरिक और मानसिक रूप से। डॉक्टर, उचित खान-पान इम्यूनिटी को मजबूत करता है। बच्चों की डाइट में रोजाना कौन कौन सी चीज़ें शामिल करना चाहिए जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके? मैडम, जहाँ तक बच्चों का है तो मैं तो ये बोलूँगा कि 6 माह तक के बच्चों को तो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग देना है, माँ का दूध ही पिलाना है, वो अमृत समान होता है। उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो किसी भी बच्चे की अच्छी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होती हैं। 6 माह से जब बच्चा ऊपर आता है तो बच्चे को माँ के दूध, 6 माह से 2 साल तक बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से मेरा मतलब ये है कि हमको वो चीज़ें देनी है जो घर की बनी हुई चीज़ें हैं। घर की बनी हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो सेमी सॉलिड होती हैं, जैसे दलिया होता है या दाल चावल को मैश करके दे सकते हैं या सूजी का कुछ बना के दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें देंगे तो बच्चे को डाइट अच्छा रहेगा, और डाइट अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और अगर और बड़ा बच्चा है तो वहाँ पर भी उसको वो सारी चीज़ें दी जाएँ जो घर की बनी हुई चीज़ें हैं। साथ में हम जिसको उनमें ऐसी चीज़ें दी जाएँ जिसमें अच्छा प्रोटीन है, फैट अच्छी मात्रा में है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा है, विटामिन एंड मिनरल्स अच्छे हैं। डेफिनेटली उनको हमारा जो घर का बना खाना होता है उसके साथ अगर हम हरी सब्जियाँ को इस्तेमाल करें तो उनको अच्छा विटामिन और मिनरल्स भी मिल सकेंगे। डॉक्टर AP सावंत जी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़कर आपने छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने की दिशा में तैयारियों के बारे में जरूरी जानकारी दी और बच्चों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपयोगी सुझाव भी दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए गर्भवती महिलाएं किस तरह सावधानी बरतें, प्रेगनेंसी के दौरान डाइट और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी बातों को कैसे ध्यान रखें, ऐसे जरूरी बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं MBBS MS और स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिदीपा साहा जी। मैम, आप एक जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इस कोविड काल में गर्भवती महिलाएं न तो वैक्सीन लगवा सकती हैं और न ही उनकी सोनोग्राफी की जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे बाकी जनता जो सावधानियां बरत रही हैं, वही सावधानियां गर्भवती महिलाओं के लिए भी लागू हैं, लेकिन इनको और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्योंकि यहाँ माँ और बच्चे दोनों का सवाल है। तो फ्रीक्वेंट हाथ धोना, मास्क पहनना, N95 मास्क चाहे ट्रिपल लेयर मास्क पहनना, घर से बाहर कम से कम निकलना और घर में भी दोस्तों और परिजनों का आना एकदम कम कर देना, ये सब सावधानियां हैं जो इनको बरतनी हैं। और ऐसा नहीं है कि गर्भवती महिलाएं सोनोग्राफी के लिए नहीं जा सकती हैं, इनफैक्ट इंडिकेटेड ही है, गर्भवती महिलाओं को मिनिमम 3 सोनोग्राफी तो कराना ही है। और जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, अभी तक वैक्सीन प्रेगनेंसी में अभी तक गाइडलाइंस में आए नहीं हैं, लेकिन इसके बारे में बात चल रही है। तो हम लोग होप करते हैं कि वेरी सून प्रेगनेंसी में भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। कई देशों में वैक्सीनेशन ऑलरेडी प्रेगनेंसी में शुरू कर दिया गया है, तो होपफुली इंडिया में भी अब शुरू होने वाला है। हमें ये बताइए कि अगर किसी गर्भवती महिला को कोरोना हो गया तो उसके होने वाले बच्चे के संक्रमित होने का कितना खतरा है? अभी तक जितना डाटा मिला है हम लोगों को, प्रेगनेंसी में अगर कोविड हो गया तो बच्चे में बहुत रेयर है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हो। वर्टिकल ट्रांसमिशन माने माँ से बच्चे में ट्रांसमिट होने का खतरा बहुत कम है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे रिपोर्टेड हैं। इसीलिए सावधानी तो बरतनी है। जैसे ही डिलीवरी होता है बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना है, बच्चे को देखना है कि कहीं उसे सांस की तकलीफ़ या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो रहे हैं।
और उसके बाद ही उनको छुट्टी करना है। प्रेगनेंसी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, जैसे ज्यादा चलना नहीं चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। जैसे कि आपने बताया ही, भ्रांतियां हैं तो ये भ्रांतियां ही हैं। चलना तो बिल्कुल चाहिए, एक्सरसाइज भी थोड़ा मोड़ा करने चाहिए। कुछ योगा पोस्चर्स हैं जो रिकमेंडेड हैं, जो प्रेगनेंसी में करना चाहिए, लेकिन ये सब आपके डॉक्टर के सलाह से ही करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रेगनेंसीज़ हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिनमें ब्लीडिंग टेंडेंसी होता है या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है। उनको सलाह लेकर ही ये सब करना चाहिए। जब डॉक्टर आपको सलाह दिए हैं कंप्लीट बेड रेस्ट का, तो आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप चलना फिरना करें, तो आप बिल्कुल करिए। गर्भावस्था के दौरान डाइट में किन जरूरी पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए, इसके साथ ही जिनकी पत्नियां प्रेग्नेंट हैं उन लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगी जिससे गर्भावस्था के दौरान महिलाएं सुरक्षित और पूरी तरह स्वस्थ रहें? डाइट का तो स्पेशल ध्यान देना ही है गर्भवती महिलाओं को। ज़रूरी है कि उनके पति और बाकी परिजन, घर के उनके रिश्तेदार, उनके डाइट का ध्यान रखें। भरपूर मात्रा में सब्जियां, हरी सब्जियां, फल, दूध उनको मिलना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा दिया गया जो सप्लीमेंट्स है, आयरन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन डी सप्लीमेंट्स हैं, ये सब उनको लेना चाहिए। जो मांसाहारी हैं वो अंडा, मछली ये ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी टिप ये है कि उनको अभी स्ट्रेस फ्री रखा जाए। अभी कोरोना के समय लोग बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, एंजाइटी है, तो पति के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो पोषण का तो ध्यान रखें ही, लेकिन अपनी पत्नी को खुश रखें। इसी के साथ बातचीत का यह सिलसिला अब यहीं खत्म होता है। डॉक्टर मोनिदीपा साहा जी कार्यक्रम में हमसे जुड़कर आपने कोविड-19 के संक्रमण से गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बेहद अहम जरूरी जानकारियां दी और प्रेगनेंसी के दौरान खान पान और स्वास्थ्य से जुड़े उपयोगी सुझाव भी दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य चर्चा के इस अनूठे मंच पर छत्तीसगढ़ के हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के खतरे से बचाव के लिए की जा रही तैयारियां और योजनाओं के बारे में चर्चा की और विभिन्न बिंदुओं पर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।